चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो टॉपिक अपन ने लास्ट प्रीवियस में छोड़ा था उसके आधार पर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर अपन ने फर्स्ट वन देखा था फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे इसके बारे में, फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स की, कि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है उसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, या इसको मैं जनरली लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन फ्रेश वाटर हैबिटेट या फिर जिसको अपन बोलते हैं सी वाटर हैबिटेट, इनको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला है इसके अंदर सो सैलिनिटी एंड डिजोल्व साल्ट। सैलिनिटी इट मींस द डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट। इसके अंदर साल्ट कितनी वैल्यू में प्रेजेंट होता है, यानी जो सॉल्टी नेचर जो है वाटर का वो कितना परसेंटेज में होता है। तो क्लियर सी बात है, लो है यानी इसमें क्या होता है, कम है। दिया फ्रेश वाटर हैबिटेट है ना, फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी अपन इसको ये भी बोल सकते हैं जनरली ड्रिंकिंग वाटर। क्या बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। अब आपके सामने जो सी वाटर होगा, या मैं जिसको ये बोलता हूं कि जो मराइन वाटर होता है, समुद्री जल होता है, उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इट मींस वो पीने योग्य नहीं होता। अगला पीएच वैल्यू, इसके अंदर पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिडिक होता है ये, या फिर बेस होता है, या न्यूट्रल फॉर्म के अंदर होता है। अगला है टेम्परेचर किस प्रकार का होता है, इसमें लाइट जो है वो लाइट की जो पासिंग है, यानी जो अपने पास वाटर है उसमें लाइट कितनी वैल्यू में पास हो जाती है, होती है या नहीं होती है। अगला है ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, CO2 एंड अदर गैसेस कितनी परसेंट इसमें होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर होते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, फ्रेश वाटर हैबिटेट को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट वन लगा लो, राइट नाउ द फर्स्ट वन, लो सैलिनिटी एंड डिसॉल्व salt. Write down in this. फ्रेश वाटर अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के आयंस घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। अगला यह है, अच्छे सॉल्वेंट होने के बावजूद भी इनमें आयंस की मात्रा 1 से 5% तक ही पाई जाती है। इट मींस आयंस तो प्रेजेंट होते हैं इसमें, पर कितनी वैल्यू में होते हैं, लगभग 1 to 1.5 की परसेंट में होते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। इसमें NaCl की कंसंट्रेशन 0.031 से 0.8% होती है। नेक्स्ट लाइन में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोराइड आदि आयंस भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लाइन में साल्ट की उपस्थिति के कारण ही इनमें पाए जाने वाले जीवों में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट लाइन, इसमें उपस्थित जीवों में बॉडी फ्लूइड में साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन में अतः यह ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। इसको निम्न प्रकार समझ सकते हैं। चलिए, तो अपन लो सैलिनिटी या डिजोल्व जो साल्ट है उसकी मैकेनिज्म को समझते हैं।
इसको समझने से पहले अपन को दो चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। पहला कि ये जो ऑस्मोसिस होता है ये क्या होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता भी दिया था कि ऑस्मोसिस क्या चीज होती है। ऑस्मो या ऑस्मोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन, इट मींस आपके पास जो साल्ट है, जो सब्सटेंस है, जो वाटर है, वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, सभी में ये लगता है। इसके बाद ये किसको पास आउट करके जाता है, एसएमपी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को करता है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करके ये जो हाई कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां चले जाते हैं, लो कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ चले जाते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और कंटिन्यूअसली इनका एक्सचेंज होना यानी बैलेंसिंग को बनाए रखना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब बात को समझिएगा, यहां पर जो ये आउटर मेम्ब्रेन आपको ये जो दिख रही है, ठीक है, ये कोई बॉडी मेम्ब्रेन है, यानी कोई एनिमल है, उस एनिमल की बॉडी सरफेस बोल दूं मैं, या बॉडी के ऊपर प्रेजेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जनरली छोटे छोटे से पोर क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके जरिए साल्ट, आयंस, ठीक है, और वाटर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। और ये जो आपके सामने अपन यहां पर डिनोट कर रहे हैं, ये है फ्रेश वाटर। क्या है, फ्रेश वाटर। एक चीज मैंने अभी बताई थी, जो फ्रेश वाटर होता है, इस फ्रेश वाटर में जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मराइन वाटर है, यानी जिसको अपन बोलते हैं खारा पानी, मराइन वाटर है, वहां पे साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। कहने का मतलब यहां पर मैं इनको डिनोट कर रहा हूं सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। क्या डिनोट कर रहा हूं, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है ये कहां प्रेजेंट है, आपके फ्रेश वाटर में। कहां प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर में, बट इनकी कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर कम है। क्या है, कम है। इसी प्रकार से ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये भी सेम है, ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये भी क्या है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पर ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां है, इनसाइड द बॉडी। कहां प्रेजेंट है, इनसाइड द बॉडी। अब देखो यहां पर नंबरिंग देखने से आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, पर जो शरीर के अंदर है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। बॉडी क्या चाहती है, बैलेंसिंग। क्या चाहती है, बैलेंस बना रहे भैया, मेरे पास ना मेरे पास ज्यादा हो ना मेरे पास कम हो, मैं क्या रहूं, बैलेंस में रहूं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा कि ये जो साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। तो ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स क्या चले जाएंगे, इस एक्वेटिक जो इन्वायरमेंट है, यानी जो ये फ्रेश वाटर जो हैबिटेट है, यहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, चले गए। ठीक है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसकी सहायता से, ऑस्मोसिस से। किसकी प्रक्रिया द्वारा, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा। और ये कहां चले जाएंगे, इससे बाहर चले जाएंगे। किससे, मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे, यानी शरीर के अंदर से बाहर चले जाएंगे। किसके जरिए जाएंगे, यहां पर उपस्थित छोटे छोटे पोर के कारण। ठीक है, चले गए, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखो जब ये यहां पर इस फ्रेश वाटर के अंदर आए, तो यहां पर आने के बाद में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, यहां पर ज्यादा हो जाएगी। ये बाहर आ गए ना, बाहर आने के कारण यहां पर जो कंसंट्रेशन है, यानी जब ये यहां पर आए तो यहां पर आने के बाद जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अंदर से कहां गए, बाहर आ गए। मैंने पहले कहा बॉडी क्या चाह रही है, फिक्स रहना, तो ये क्या करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया को करेंगे, तो वापस कहां चले जाएंगे, शरीर के अंदर चले जाएंगे, यानी बॉडी में चले। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है,
शरीर के अंदर यानी इनसाइड द बॉडी सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और आउटसाइड द बॉडी यानी इन द फ्रेश वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, राइट डाउन करते हैं। चलिए, तो एक छोटे से कंसेप्ट के द्वारा समझ लेते हैं इसको। साल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी यानी जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बॉडी में अगर वो क्या है, ज्यादा है, तो साल्ट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। किसके द्वारा, बाई मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। और कहां जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा। कौन सा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, फ्रेश वाटर हैबिटेट। कौन सा है जी, फ्रेश वाटर हैबिटेट। बात समझ में आती है। अगला, साल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी इफ लो, क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर जो साल्ट था, ये साल्ट भाई साहब यहां पर क्या हो रहे थे, आउट हो रहे थे। अभी क्या चाहेंगे, वापिस आएंगे। कहेंगे नहीं कि मुझे वापिस आना है, जिससे गए हैं उसी से वापिस आ जाएंगे। किससे गए थे, मेम्ब्रेन से गए थे, मेम्ब्रेन से वापिस आ गए। सेम प्रोसेस काम में लेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। बात समझ में आती है। ठीक है, साल्ट आउट हुआ था एनवायरनमेंट में, इस कंडीशन में साल्ट इन होगा। ठीक है, फ्रॉम कहां से, आउटर एनवायरनमेंट। कहां से, आउटर एनवायरनमेंट। जहां दिया था वहां से वापस ले लेंगे। कहां दिया था, फ्रेश वाटर हैबिटेट में दिया था, और वापस फ्रेश वाटर हैबिट से अपने सॉल्ट को वापस ले लिया और अपनी जो कंसंट्रेशन थी उसको बनाए। ठीक है, आगे बात समझ में कर लो, राइट डाउन। चलिए, तो पहला क्लियर हो गया। दूसरे की बात करो, पीएच वैल्यू। इसकी बात करो, पीएच वैल्यू। कहने का मतलब वाटर क्या होगा, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल पॉइंट पर है, उसके बारे में अपने यहां चर्चा करेंगे। तो राइट डाउन द सेकंड वन, द पीएच वैल्यू। लिखेंगे इसमें, फ्रेश वाटर की पीएच मोशन के अनुरूप, वेदर के अकॉर्डिंग वर्ष भर परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट लाइन में, फ्रेश वाटर एवं मराइन वाटर की पीएच में लगभग 2 पॉइंट का अंतर देखने को मिलता है। अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बोले सर ये बात तो समझ में नहीं है, पीएच क्यों चेंज होगी भैया, नहीं होनी चाहिए ना, जैसी है वैसी रहनी चाहिए, पर यहां पर तो चेंज हो रही है। और अब सिंपल सी बात है, दिखाया है वो तो गलत दिखाया नहीं है ना, तो अब जो दिखाया है उसको सही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं। ठीक है, देखो ये देखो जी बेटा जी, ये है फ्रेश वाटर। क्या है, फ्रेश वाटर है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं तो मानना ही पड़ेगा फिलहाल। ये क्या है, फ्रेश वाटर। क्या है, फ्रेश वाटर। मान लो इस फ्रेश वाटर की जो पीएच है वो है 7.5 अप्रोक्स, मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब क्या हुआ जी, अपन ने जब इसको माना ना यहां पर 7.5, तो अपन ने यहां पर देखा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर है ये यहां पर भी था और यहां पर भी है। कुछ समय बाद में अपन ने ये देखा कि ये जो फ्रेश वाटर था, इस फ्रेश वाटर पे क्या हो गई, एसिड रेन हो गई। क्या हो गई, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा हो गई। क्या हो गई, अम्लीय वर्षा। एसिड रेन। ठीक है, वाटर तो फ्रेश ही था ना, वाटर थोड़ी चेंज कराया मैंने, वाटर वो का वही है। अब बताओ जी, पीएच कम होगी कि ज्यादा होगी, वेरी गुड, क्या हो जाएगी, कम
हो जाएगी। तो अब इसकी जो पीएच थी ये अप्रोक्स कितनी चली गई, 4 to 5 पीएच के अप्रोक्स से आ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। कहने का मतलब क्या है, जो फ्रेश वाटर होता है इसकी पीएच क्या होती है, ईयरली यानी अपन ये बोल सकते हैं वर्ष भर इसको क्या हो सकती है, चेंज होती रहती है। इट डिपेंड ऑन कि किस टाइप की रेन वहां पर हो रही है, या किस प्रकार का एनवायरनमेंट वहां पर होता है। ठीक है, राइट डाउन कर दो। चलो जी, अगली बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। तो राइट डाउन कर लो टेम्परेचर। फ्रेश वाटर हैबिटेट का टेम्परेचर परिवर्तित रहता है, चेंज होता रहता है। नीचे एक नोट लगा है, नोट गहरी झीलों को छोड़कर। आगे समझाऊंगा क्या चीज होती है। नेक्स्ट लाइन में टेम्परेचर में परिवर्तन डे एवं नाइट एवं मौसम के अनुरूप होता है। दिन का अलग टेम्परेचर है, रात का अलग टेम्परेचर है, और यदि रेन होगी, वर्षा होगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यह टेम्परेचर 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री तक परिवर्तित हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण जीवों की मेटाबॉलिक रेट भी इफेक्ट होती है। सामान्य रूप से मेटाबॉलिक रेट में कमी देखी जाती है। नेक्स्ट लाइन में इसमें रहने वाले अधिकांश जीव असंतापी होते हैं, कॉल्ड वार्म एनिमल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है, यहां पर बात कर रहे हैं अपन डे की। किसकी बात कर रहे हैं, डे की। और यहां पर बात कर रहे हैं अपन किसकी, नाइट। किसकी बात कर रहे हैं, नाइट की। अब यहां पर जो टेम्परेचर है, दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, यहां पर 30 से 35 डिग्री के समथिंग अप्रोक्स। ठीक है, परंतु यही टेम्परेचर नाइट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो कितना चला जाता है, 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स चला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है तो मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यदि इसी कंडीशन में यहां पर बारिश हो जाए, तो ये टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाता है और 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, राइट डाउन कर दो। अगला है लाइट। राइट डाउन करना है इसमें। फ्रेश वाटर हैबिटेट कम गहरे होने के कारण प्रकाश की वेदन क्षमता अधिक होती है, यानी इजीली पास हो जाती है उस, यानी ये जो वाटर है, वाटर में क्या होगी, लाइट इजीली पास हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में फ्रेश वाटर में अनेक सब्सटेंस सस्पेंडेड स्टेज में पाए जाते हैं जो वाटर को टर्बाइड करते हैं। टर्बाइड का मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे जब रेज उसको टकराती है तो वहां पर प्रतिदीप्ति अपन उसको बोल सकते हैं, या सस्पेंडिंग जो स्टेज हो सकती है वो प्रदर्शित वहां पर होती है। नेक्स्ट लाइन में वाटर का टर्बाइड नेचर प्रकाश की वेदन क्षमता को कम करता है, जिससे इसमें रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होता है उन जीवों को। नेक्स्ट लाइन में इसमें जलव्यापी पौधे वे जीव अधिक संख्या में पाए जाते हैं, देखो ये फ्रेश वाटर है दोनों ही, ठीक है।
यानी ये दोनों ही कंडीशन किसकी शो कर रही है यहाँ पर, फ्रेश वाटर हैबिटेट की शो कर रही है। ठीक है, ये लेयर है इनके अंदर। एक्चुअल में क्या होते हैं, जो मराइन वाटर हैबिटेट होता है उसकी तुलना में कम गहरे होते हैं, यानी इसके अंदर यदि मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, उसकी अपन स्टडी करें। यहां पर अपन ने क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होंगे, प्लांट भी होंगे, ये क्या है यहां पर, प्लांट। प्लांट को सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता है, लाइट रेज की। ठीक है, अब देखो ये यहां पर सूर्य है, ठीक है कि नहीं। अब यहां से क्या निकल रही है, यहां से लाइट पास हो रही है, क्या पास हो रही है, लाइट। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब बात को समझना, दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कंडीशन में फ्रेश वाटर है, ठीक है, कोई भी टर्बिडिटी नहीं है, कोई भी सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स यहां पर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये लाइट रेज होंगी, ये क्या होंगी, आसानी से पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, आसानी से पास हो जाएंगी, किससे, वाटर से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर जो अपन को ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, अपन को क्लियर व्यू प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर व्यू हो जाएगा। ठीक है, लाइट रेज आसानी से क्या हो रही है, लाइट रेज आसानी से इसके अंदर आ रही है। इसका मतलब यहां पर जो प्लांट है, ये तो अपन को प्लांट दे रखे हैं, ये प्लांट भी क्या करेंगे, ग्रो अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में। अब सेम इसी कंडीशन को लेते हैं, बट इस कंडीशन में लेने में एक चेंज है। वो चेंज क्या है, यहां पर टर्बिडिटी है। कहने का मतलब सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट है, जो कि किसको शो कर रहे हैं, टर्बाइन नेचर को शो कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो ये लाइट आई यहां तक, ये क्या है, लाइट रेज, ये लाइट यहां तक आई, बट ये जो लाइट है, ये लाइट यहां तक ही पहुंच पाई, बाकी इन प्लांट तक इस लाइट नहीं पहुंच पाई। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है यहां तक लाइट पास नहीं हो। ठीक है, क्योंकि टर्बिडिटी थी ना इसके अंदर, इसको मैलापन बोल सकते हैं, गंदगी बोल सकते हैं अपन यहां पर। तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दोनों ही कंडीशन में सेम था, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसका क्लियर व्यू अपन को नहीं मिलेगा, क्लियर व्यू नहीं। प्लांट तक लाइट पर्टिकुलरली पहुंच नहीं पा रही, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो प्लांट होगा उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम में। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी लाइट। राइट डाउन कर लो। अगला है O2 ऑक्सीजन। राइट डाउन करना है इसमें। एक्वेटिक वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में या घुलनशील अवस्था में उपस्थित होती है। नेक्स्ट लाइन में, यह ऑक्सीजन डिफ्यूजन या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बॉडी में पहुंचती है। नेक्स्ट लाइन में, सामान्यतः फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। यह जलीय पादपों के द्वारा या जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके द्वारा निरंतर प्रोड्यूस की जाती है। तो प्लांट है इसमें, तो प्लांट इजीली ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या दे देंगे, यहां से ऑक्सीजन अपन को
दे देंगे और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर उपस्थित जो जीव है, जैसे मान लो कोई जीव है यहाँ पर, कोई भी एनिमल है, ये क्या कर लेगा, इसको इजीली इंटैक्ट कर ले। आगे बात सुनो। अगला CO2 एंड अदर गैसेस। जलीय जीवों के द्वारा CO2 का उत्पादन होता रहता है। यह जलीय पादपों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान कार्य में ली जाती है। इसके अलावा H2S, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी उपस्थित होती हैं। सिंपल सी बात है, अब जीव है तो जीव क्या निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, तो उन CO2 को कौन ले लेंगे, एक्वेटिक, जहां पे जो अपने पास प्लांट है वो क्या कर लेंगे, उनको गेन कर लेंगे एट द टाइम ऑफ इसके फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे लैक्टिक और लॉटिक के बारे में कि कौन कौन से फ्रेश वाटर हैबिटेट को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, राइट, थैंक यू।